मोहसिन नकवी का ससुरालियों पर कारगर वार, परवेज इलाही हो चुके हैं गिरफ्तार। अगला कौन होने जा रहा है इस वक्त इनका शिकार, और इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब ना जाने क्यों परेशान है, मैं इस व्लॉग में आपको बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एएनबी इंफोटेनमेंट और मैं हूं आपका होस्ट नदीम हैदर। वो गिरफ्तारी हो गई जिसका सब इंतजार कर रहे थे और काफी दिनों से पुलिस कोशिश कर रही थी कि परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर लें। उससे पहले भी परवेज इलाही को गिरफ्तार करने पुलिस उनकी रिहाइश गाह पर पहुंची और आपने देखा कि एक बड़ा ऑपरेशन किया गया, लेकिन जो हमारे जराये थे उनके मुताबिक परवेज इलाही ने चौधरी शुजात हुसैन साहब के कमरे में छुपकर उस दिन जान बचाई थी, लेकिन आज उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और सबकी नजरें उस गिरफ्तारी की तरफ हैं। और इस गिरफ्तारी को भी, ये सियासी गिरफ्तारियां जो हो रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं की, उससे जोड़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर कहानी जो है थोड़ी इससे मुख्तलिफ है। इसके पीछे करप्शन की अजब नहीं एक बहुत गजब कहानी है, जिसको अगर शुरू किया जाए और तफसीलात में जाऊं तो पता नहीं कितने इसके अंदर घंटे लग जाएं। इस गिरफ्तारी के पीछे सियासी रंग तो आप किसी भी सूरत कह सकते हैं, क्योंकि जब ये लोग इक्तदार में होते हैं तो कोई इन्हें गिरफ्तार नहीं करता, और जैसे ही इक्तदार से बाहर जाते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन इस गिरफ्तारी के पीछे मोहम्मद खान भट्टी के इतने बड़े बड़े इंकशाफात हैं कि जिनको आप कहीं से भी ना छुपा सकते हैं ना रद्द कर सकते हैं। मोहम्मद खान भट्टी जो कि परवेज इलाही के राइट हैंड रहे, और जितने उनके कॉन्ट्रैक्ट और उसके अलावा जितने भी पंजाब के अंदर तब्दीलियां और उनका सारा कारोबार मोहम्मद खान भट्टी के जरिए ऑपरेट होता रहा। और मोहम्मद खान भट्टी को जब गिरफ्तार किया गया, उनको से जो इंकशाफात के लिए उन्हें पहले आपने जैसे देखा कि सिंध लेके जाया गया, वहां पर भी उनका ज़मीर नहीं जागा, और उसके बाद उनको बलूचिस्तान लेके जाया गया। वहां पर जब उन्हें बताया गया कि मोहम्मद खान भट्टी साहब अब आपको सच बोलना पड़ेगा, उसके बाद जो उन्होंने तफसीलात बयान की हैं वो इस हद तक ज्यादा हैं। अगर ये कहा जाए कि मोहम्मद खान भट्टी के पास इस वक्त इतना पैसा मौजूद है कि वो पूरे पंजाब को खरीद सकता है, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मोहम्मद खान भट्टी जो कि 90s में दर्जा चाहरम का मुलाजिम था, दर्जा चाहरम से 21 ग्रेड तक के जो मुलाजमत में वो कैसे पहुंचे, और उसके बाद सेक्रेटरी पंजाब असम्बली, और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली होने के लिए ना सिर्फ आपको सीएसएस करना पड़ता है बल्कि डीएमजी ग्रुप से भी आपका ताल्लुक होना चाहिए। यही वजह थी कि परवेज इलाही या इस तरह के जो दीगर अफराद थे, वो खसूसन परवेज इलाही की जो नज़र थी वो मोहम्मद खान भट्टी पे थी, और उनको इस हद तक नवाजा गया कि वो चौथे स्केल से उठे। ना उन्होंने कोई मुकाबले का इम्तिहान पास किया, ना ही कहीं पर उनका कोई कंपटीशन हुआ, लेकिन वो 21वें ग्रेड तक पहुंचे, और उसके बाद सेक्रेटरी पंजाब असम्बली और परवेज इलाही साहब के दौर में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। और इस वक्त जो मोहम्मद खान भट्टी है, उनकी जो जायदाद है उसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स में मोहम्मद खान भट्टी साहब के बड़े बड़े खाते मौजूद हैं। सिर्फ एक नेशनल बैंक जो पंजाब असम्बली के अंदर मौजूद है, उसके एंटी करप्शन और दीगर महकमों ने जब उसकी स्टेटमेंट निकलवाई तो वो स्टेटमेंट कोई छोटी नहीं थी, इतना मोटा किताबचा मौजूद था, और ये सिर्फ एक बैंक की स्टेटमेंट थी। जबकि अगर ये देखा जाए कि 90s में अगर उनकी स्टेटमेंट आप देखते हैं तो वो चंद सफ़ों पर मुश्तमिल है, लेकिन ये आनन फानन कैसे हुआ, इतना काबिल सपूत पाकिस्तान का, और इतनी ऐसी क्या उनके अंदर काबिलियत मौजूद थी जिसकी वजह से उन्हें परवेज इलाही साहब ने चौथे ग्रेड से आहिस्ता आहिस्ता उठाकर 21वें ग्रेड तक पहुंचाया। और ये जो 21वें ग्रेड तक उनकी जो पहुंचने की दास्तान यहाँ तक जो मैंने आपको बताई है, तो वो दीगर अफसरान, वो लोग जो मुकाबले का इम्तिहान देकर आते थे और वो उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो भी इस सीट के ऊपर आ सकें, जब उन्होंने देखा कि ऐसा शख्स उस सीट पर मौजूद है जो उसका अहल नहीं है, तो लिहाजा उन अफसरान की भी आप इसके अंदर मुखालफत कह सकते हैं, या फिर एक जेलसी तो यहाँ पर नहीं कहा जाएगा,
तो मेरिट की बुनियाद पर जो एक मुखालफत उनकी बनी, उसने उनका रिकॉर्ड जो अब इस वक्त एंटी करप्शन और दीगर महकमों के पास मौजूद है, उसके अंदर इस हद तक तफसीलात मौजूद हैं कि करप्शन की इस कहानी को छुपाया नहीं जा सकेगा। लेकिन इस वक्त भी परवेज इलाही साहब की गिरफ्तारी को सियासी करार दिया जा रहा है, क्योंकि कल तक जब चौधरी शुजात और परवेज इलाही जो कि एक पेज पे थे, और बहुत सारे तजिया निगार ये भी कहते हैं कि वो आज भी एक पेज पर हैं, और जरदारी साहब जिन्होंने पहले जो चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की थी, उन्होंने ही कहा था कि परवेज इलाही को हम अपनी तरफ से सीएम बनाने के लिए तैयार हैं। और एक दफा फिर जरदारी साहब की शुजात साहब से मुलाकात थी, और उस मुलाकात से पहले ही परवेज इलाही साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। और परवेज इलाही साहब की जो इस वक्त गिरफ्तारी है, अगर उसको मेरिट की बुनियाद पर उस पर कोई तजिया पेश किया जाए, तो ये गिरफ्तारी फैसला करेगी कि आया कि आज से पहले होने वाली जितनी भी गिरफ्तारियां हैं, क्या वो मेरिट की बुनियाद पर की गई हैं या फिर वो कोई सियासी इंतकाम यहाँ पर मौजूद है। और जहां तक इंतकाम की बात आ रही है, तो बहुत सारे लोग मोहसिन नकवी साहब जो कि निगरान वजीर आला हैं, उनकी तरफ भी उंगलियां उठा रहे हैं, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ये तो आपके ससुराली रिश्तेदार थे और उन्हीं पर आपने वार कर दिया, उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो मोहसिन नकवी साहब से भी ऊपर की सूरत हाल है। अगर ये कहा जाए कि उनका कोई जाती इसके अंदर अमल दखल है, तो ये इसको कि कतन तौर पर सही नहीं कहा जा सकता। इस वक्त जो मुल्क के हमारे हालात हैं, और ख़ास तौर पर जो आप मईशत की बात कर लें, और हम दीगर ममालिक से जो पैसे मांग रहे हैं, इस सूरत में वो बड़ी बड़ी मछलियाँ, बड़े बड़े मगरमच्छ जिन्होंने अरबों खरबों रुपए पाकिस्तान के खाए हैं, जिसके ऊपर हाथ पड़ सका तो उसके ऊपर हाथ लाजमी डाला जाएगा। जिसकी एक मिसाल आपने परवेज इलाही साहब की सूरत में देखी है, और परवेज इलाही साहब और मोहम्मद खान भट्टी ने मिलकर जितनी बड़ी करप्शन की है, अगर उन्हें भी इसी तरह, जैसे कि आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाता रहा, उन्होंने एक कन्फेशन बॉक्स में उनको शायद लेके जाते थे, वहां से जब वो बाहर निकलते थे तो वो पाको पाकीज़ा और उनके तमाम गुनाह आज से पहले तक के माफ कर दिए जाते थे, जिसके नतीजे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती थी। लेकिन ये मामला इतना सादा और आसान नहीं है कि जिसको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर इतनी आसानी से ख़त्म कर दिया जाएगा। लिहाजा जितने भी इस वक्त सियासी पंडित मौजूद हैं, वो यही कह रहे हैं, तजिया निगार हैं, वो यही कह रहे हैं कि परवेज इलाही साहब का केस ये बात का फैसला करेगा कि आया कि वाकई जो लोग जिनको गिरफ्तार कर रहे हैं उसके बुनियाद पर कोई मेरिट है, या फिर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, या फिर ये सारा ड्रामा इसलिए खेला गया है कि चौधरी बिरादरान, चौधरी शुजात और परवेज इलाही साहब की दोबारा सुलह कराई जा रही है। और वो इसी सूरत में होगा कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ते हैं, और इसी सिलसिले में चौधरी शुजात से आसिफ अली जरदारी एक बड़ी मुलाकात करने जा रहे हैं। ये जितनी भी इस वक्त सूरत हाल बन रही है, मैंने जैसा कि बात की शुरू में कि इसमें नवाज शरीफ साहब की जो परेशानी है वो मजीद बढ़ती जा रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की परेशानी इसलिए बढ़ रही है कि जैसा कि जो आपने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने शाह महमूद कुरैशी से जो मुलाकात की, उसके नतीजे में यही पैगाम गया है कि जो पीटीआई का वोट बैंक है उसको जो है मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट गंवाना नहीं चाहती। सिर्फ उनका जो एक मकसद है कि इमरान खान साहब को किसी तरीके से माइनस कर दिया जाए। और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, उनकी परेशानी इसलिए बढ़ रही है कि अभी तक जो भी सूरत हाल बन रही है उसमें से एक छोटा सा आंसर कहीं पर निकलता है कि मियाँ साहब की वापसी हो रही है, तो उसके बाद कोई ऐसा काम कर दिया जाता है जिससे थोड़ा सा उनकी वापसी मजीद दुश्वार हो जाती है। तो इस वक्त आने वाले दिनों में क्या मजीद मुल्क की सियासी सूरत हाल बनेगी, उसके लिए आपको सिर्फ चंद दिन इंतजार करना है। अगर परवेज इलाही को छोड़ दिया जाता है और वो तौबा ताइब होकर दोबारा शुजात साहब से दोस्ती कर लेते हैं, या पीटीआई को छोड़ देते हैं, तो इस तमाम मरले को क्या कहा जाएगा, इंतकामी कार्रवाई। इसी के साथ अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।